हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, बिल्कुल रेगुलर की तरह आज हम लेके आए हैं यहाँ पर आपके लिए 7 अगस्त का करंट। ठीक है। और हमारा जो करंट होता है उसकी एक स्पेशल बात होती है। स्पेशल बात ये है कि हम यहाँ पर पूरा पूरा करंट इंक्लूड करते हैं, उसको ओल्ड के साथ भी लिंक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे करंट के 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं समथिंग, और उसके साथ ही साथ पूरा पूरा ओल्ड करंट रहता है, साथ ही साथ ओल्ड जीके भी इंक्लूड करते हैं। तो बिल्कुल आपको ओल्ड जीके को कवर करते हुए याद करना है, करंट को ओल्ड करंट से क्या करके लिंक करके आपको याद करना है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जहाँ से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपको बताना है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो भाई लोगों, 6 अगस्त को। कब? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। ठीक है। यहाँ पर ये जो 6 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। देखो, आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका के द्वारा बॉम्ब डाला गया था। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। कब? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम डाला गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945, उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा नागासाकी पर बम डाला गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम डाला गया, 9 अगस्त को नागासाकी पर बम डाला गया। उसके बाद क्या हुआ, जो बम था उसका नाम क्या था, जो वो बम डाला गया था उसका नाम क्या था, तो उसका था फैटमैन। फैटमैन उस बम का नाम था, जो विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में था। एक विंस्टन चर्चिल थे, उनके संदर्भ में बम का नाम रखा गया था फैटमैन। ठीक है। बम गिराने में अमेरिका ने बम वर्षक विमान B-29 का उपयोग किया था। क्वेश्चन आ जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बॉम्ब डलाया गया था तो उसमें कौन से विमान का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वो बॉम्ब डालने में कौन से विमान का प्रयोग किया गया था, उसका नाम था B-29। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। देखो, जापान के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जापान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। जापान एशिया की पूर्वी समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। मैं एक बार एक आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। देखो, सपोज डेट हमारा ये वाला एशिया का एरिया है, ये इस तरीके से एशिया आता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओखोटस्की की खाड़ी है, यहाँ पर ओखोटस्की खाड़ी है, बेरिंग सागर है, यहीं पर ही बेरिंग सागर है। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से द्वीप है, आपने मैप में देखा होगा इस तरीके से। ये क्या है, पूरा पूरा, ये पूरा पूरा क्या है, जापान है। क्या है, जापान, ये पूरा पूरा। ठीक है। और यहाँ पर ये पूरा एरिया कौन सा है, इसके इस साइड का जो ये सारा का सारा एरिया है, समुद्री जल है, ये कौन सा है, प्रशांत महासागर है। इसके यहाँ पर कौन सा देश है, चाइना है। ये जापान है, ये चीन है। ठीक है। और जापान और चीन के बीच में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर चीन सागर है। ठीक है। कौन सा सागर है, चीन सागर, जिसको हम चिल्ली की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिल्ली की खाड़ी भी बोलते हैं, जिसमें हांगो नदी अपना जल गिराती है। कौन सी नदी, हांगो नदी अपना जल गिराती है। और हांगो नदी को विश्व की सबसे बड़ी आत्मघाती नदी बोलते हैं। हांगो नदी को विश्व की सबसे बड़ी आत्मघाती नदी बोलते हैं। ठीक है। कई बातें याद हो गई आपको। चाइना, ये हमारा जापान है, ये हमारा चाइना है, इन दोनों के बीच में यह हमारी पित्त सागर है, जिसको हम पीला सागर भी बोलते हैं, जिसको हम चिल्ली की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर ओखोटस्क सागर है और यहाँ पर बेरिंग सागर है। ठीक है, यहाँ पर बेरिंग सागर है। तो ये सारी सारी बातें हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद जापान के निकटवर्ती देश कौन कौन से हैं, चाइना है, कोरिया है और रूस है। चाइना, कोरिया और रूस, ये जापान के निकटवर्ती देश हैं। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। जो जापान के लोग होते हैं वो अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। जापान को उगते सूरज का देश भी कहते हैं। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो है। उसके बाद बात की जाए यदि जापान के सम्राट की, तो जापान में सम्राट कौन है? नारुहितो। नारुहितो जापान के सम्राट हैं। जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे, और जापान की मुद्रा है येन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है तीनों की तीनों बातें। उसके बाद आगे बात करते हैं। जापान को 4 बड़े द्वीपों का देश भी कहा जाता है। जापान में वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, इसको द्वीपों का देश भी बोल सकते हैं, लेकिन जापान को हम स्पेशली 4 बड़े द्वीपों का देश कहते हैं। ठीक है, जापान टोटल 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये रहा, ये इसका मानचित्र है। यहाँ पर क्या है? एक द्वीप है जिसका नाम है होकेडो। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है होन्सू। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है शिकोको, और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है क्योसू। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे उत्तर में होकेडो है, उसके जस्ट दक्षिण में होन्सू है, फिर शिकोको है, फिर क्योसू है। ठीक है, तो ये आपको क्रम से भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जापान के द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर घटता क्रम। जापान के द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर घटता क्रम। सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर होन्सू, उससे छोटा है होकेडू, उससे छोटा है क्योसू, और सबसे छोटा है शिकोकू। खैर इससे भी छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, लेकिन जो 4 प्रमुख द्वीप हैं उनमें क्षेत्रफल के आधार पर ये अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल होन्सू का है, फिर होकेडो का है, उससे छोटा क्योसू है, और सबसे छोटा शिकोकू है। ठीक है, उसके बाद देखो जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो होन्सू द्वीप में। ये भी क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जापान की राजधानी टोक्यो होन्सू द्वीप में। अब देखो क्या हुआ, टाइम जोन आने के बाद में सबसे पहले सूर्योदय न्यूजीलैंड में होता है। पहले टाइम जोन नहीं आई थी, न्यूजीलैंड की खोज भी बहुत बाद में हुई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सबसे पहले सूर्य उदय होता है या उगते सूर्य का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है। लेकिन अभी भी लोग जापान को ही उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले न्यू ईयर न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले यहाँ पर उदय हो जाता है, तो सबसे पहले सूर्य न्यू ईयर कहाँ पर मनाया जाता है? न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। ये सारी हमारी बातें कंप्लीट हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बंगस आवास मेले। बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। आपको बताना है कि बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखो जम्मू कश्मीर में किया गया है। बंगस आवास मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब देखो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो ये बंगस आवास मेला है, जो 2 दिवसीय मेला है, 2 दिन तक चलता है। ये क्यों मनाया गया है? अनुच्छेद 376 के हटने का जश्न मनाया गया है, कि जो आर्टिकल 370 था उसको हटा दिया गया है, 370 को हटा दिया गया है, तो उसकी खुशी में ये जो बंगस आवास दिवस है वो मनाया गया है। 2 दिन का है ये। अब क्या हुआ, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब इसको जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, जिसको अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो जम्मू कश्मीर की अब पूछ सकता है स्थापना, क्योंकि ये अब के बाद जम्मू कश्मीर बहुत ट्रेंडिंग में रहेगा क्वेश्चनों में, करंट के क्वेश्चनों में। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी अस्थापना 2019 में हुई थी, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो राज्य के रूप में इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। इसे राज्य का दर्जा हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर से उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, तो इसकी अस्थापना कब हुई? 2019 में हुई। अब यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दाचिग्राम नेशनल पार्क। कौन सा है? दाचिग्राम नेशनल पार्क। यह यहाँ की का राजकीय पशु हंगुल का घर है। जो दाचिग्राम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर का जो राजकीय पशु है या राज्य पशु है हंगुल, उसका घर है ये। ठीक है, तो दाचिग्राम नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है।
उसके बाद बात की जाए, दूसरा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। जो हेमिस नेशनल पार्क है वो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश में बोलते हैं स्नो लेपर्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या हेमिस नेशनल पार्क में है। क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की संख्या कहाँ पर है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख में ही है, जम्मू कश्मीर तो हट गए अब। उसके बाद है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क को तितलियों का घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल समथिंग 13,000 प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद है सलीम अली नेशनल पार्क, जो श्रीनगर में स्थित है। तो ये 5 नेशनल पार्क थे जम्मू कश्मीर के, जिनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे डल झील है, क्रसनसर झील है, मानस बल झील है। ये 3 झील है महत्वपूर्ण जो जम्मू कश्मीर की हैं। डल झील है, क्रसनसर झील है, मानस बल झील है। ठीक है, ये आपको सभी के सभी ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो, रेगुलर पीडीएफ, आप यदि रेगुलर पीडीएफ लेना चाहते हो, मंथली पीडीएफ लेना चाहते हो, एग्जाम टारगेट पीडीएफ लेना चाहते हो, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है t.me/today current by अजय। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के दर्रे के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक का नाम है जो पीर का बाबू। ट्रिक का क्या नाम है? जो पीर का बाबू। अब देखो यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। देखो जो का मतलब क्या है? जो का मतलब है जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो का मतलब क्या है? जो का मतलब है जोजिला दर्रा, और जोजिले दर्रे का निर्माण कौन सी नदी करती है? सिंधु नदी करती है। उसके बाद हम बात करें पीर। पीर का मतलब क्या होता है? पीर पंजाल दर्रा। का मतलब है काराकोरम दर्रा। बा का मतलब है बनिहाल दर्रा, और बू का मतलब है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, तो ये सारी आपको ध्यान में रखना है। केवल एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक का नाम है जो पीर का बाबू। जो का मतलब जोरजिला, पीर का मतलब पीर पंजाल, का मतलब काराकोरम, बा का मतलब बनिहाल, और बू का मतलब बुर्जिल। ठीक है, ये 5 के 5 जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बिहार को निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? बिहार के निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो यहाँ पर आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। पहला है एक जिला एक उत्पाद योजना, दूसरा है जल निश्चय योजना, तीसरा है सुनेत्रा योजना, और चौथा है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो भाई लोगों यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है जल निश्चय योजना। कौन सी है? जल निश्चय योजना। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है कि बिहार की जो जल निश्चय योजना है उसको G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब देखो G20 को होस्ट करने वाले देश, ये ध्यान में रखना है आपको। जो G20 है उसको हर साल अलग अलग देशों के द्वारा होस्ट किया जाता है। होस्ट का मतलब होता है जो सम्मेलन होता है वो कौन से देश में हो रहा है। जैसे G20 का कभी सम्मेलन भारत में हो रहा है, कभी न्यूजीलैंड में हो रहा है, कभी अफ्रीका में हो रहा है, कभी किस देश में हो रहा है, कभी किस देश में हो रहा है। तो वो जिस देश में हो रहा है उस साल वो ही होस्ट करता है। सपोज डेट अब की बार G20 का सम्मेलन भारत में होता है, तो इस सम्मेलन को कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ा देते हैं G20 को होस्ट करने वाले देश। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, AOSII। AOSII। ठीक है, ये मेरी एक ट्रिक है जो G20 को होस्ट करने वाले देशों की है। तो सबसे पहले हम बात करें ए का मतलब है अर्जेंटीना, जिसने कब होस्ट किया था? 2018 में। ओ का मतलब है ओसाको। ओसाको है ये, ओसाका नहीं, ओसाको। ओ का मतलब ओसाको है, जिसने कब होस्ट किया था? 2019 में। एस का मतलब है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कब होस्ट किया था?
2020 में। आई का मतलब है इटली। इटली ने कब होस्ट किया था? 2021 में करेगा। इटली कब होस्ट करेगा? 2021 में। फिर आई का मतलब है इंडिया। इंडिया कब होस्ट करेगा? 2022 में। तो इंडिया कब होस्ट करेगा? 2022 में होस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको सारा का सारा ध्यान में रखना है। एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप 5 होस्ट कंट्रीज़ के नाम ध्यान रख लोगे। अब उसके बाद हम कुछ योजनाओं का अभी मैंने डिस्कस किया था, उनके बारे में देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है। सुनेत्रा पहल योजना है जो ओडिशा की है, जो फ्री आई चेकअप से संबंधित है। सुनेत्रा पहल योजना ओडिशा की है जो फ्री आई चेकअप से संबंधित है। घर घर राशन योजना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो घर घर राशन योजना कहाँ से है? दिल्ली से। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, सबसे पहला चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा क्वेश्चन आज का। मिजोरम में थेजावल, ये थे है, ठीक है, मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, मिजोरम में थेजवॉल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया। जो गोल्फ गेम होता है उसको अमीरों का गेम कहते हैं। गोल्फ जो गेम होता है उसको अमीरों का गेम कहते हैं। तो मिजोरम के थेजवॉल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। और उसके बाद हम बात करें तो जो ये थेजोवल गोल्फ रिजॉर्ट था जिसका उद्घाटन मिजोरम में किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया था? प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया था। तो थेजोवल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया था, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए संरक्षण करने की घोषणा की है। पंजाब राज्य ने सभी स्कूलों की गुणवत्ता आकलन के लिए संरक्षण करने की घोषणा की है। उसके बाद हम बात करते हैं सेबी। ठीक है, SEBI के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। जो SEBI सेबी था उसके जो चेयरमैन थे, उसके जो डायरेक्टर थे अजय त्यागी, उनका कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। और हम सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो, सेबी के बारे में जानना जरूरी है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, अब सेबी की देखो स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी 30 जनवरी 1992 में। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सेबी को वैधानिक मान्यता कब दी गई थी? 30 जनवरी 1992 को। सेबी का ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई, महाराष्ट्र में सेबी का ऑफिस है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं इयॉन मॉर्गन, ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने। कौन है? इयॉन मॉर्गन। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात की जाए यदि T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं, जो इंडिया के हैं। T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, जो कि इंडिया के हैं। T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पर हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। ठीक है, ये धुआंधार पारी खेलते हैं, बॉल को दिखने नहीं देते ये। तो T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है RAW ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड।
ऑपरेशन, इसके लेखक कौन है? यतीश यादव है, कि एक पुस्तक है रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ड ऑपरेशन, तो इसके लेखक कौन है? यतीश यादव, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, अभी 2020 में आईसीसी रैंकिंग जारी की गई है, और कौन सी रैंकिंग? आईसीसी रैंकिंग जारी की गई है, जो महिला और पुरुष दोनों की रैंकिंग थी, तो इसे हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके बाद क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। एक क्वेश्चन तो 100% करंट का बनेगा ही हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो टेस्ट सीरीज, T20 सीरीज और वनडे सीरीज, तीन को शामिल किया गया था। हम तीनों को लेके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में यदि टीम रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पर था ऑस्ट्रेलिया की टीम। उसके बाद यदि बल्लेबाज रैंकिंग में शामिल किया जाए तो बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर थे स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और यदि गेंदबाज रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट स्थान पर थे पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इसके अलावा यदि ऑलराउंड रैंकिंग की बात की जाए तो ऑलराउंड रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर थे बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वनडे सीरीज की, ठीक है। वनडे सीरीज में यदि टीम रैंकिंग की बात की जाए तो फर्स्ट रैंकिंग लेता है इंग्लैंड। वनडे सीरीज में फर्स्ट रैंकिंग पर इंग्लैंड आता है। उसके बाद यदि बल्लेबाज रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट स्थान पर विराट कोहली आता है। और यदि गेंदबाज रैंकिंग की बात की जाए तो गेंदबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर आता है ट्रेंट बोल्ट, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और सेकंड स्थान पर आता है गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह, जो इंडिया के हैं, ठीक है। गेंदबाज रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर कौन है? ट्रेंट बोल्ट है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सेकंड रैंकिंग पर है जसप्रीत बुमराह, जो कि इंडिया के हैं। और यदि ऑलराउंड की बात की जाए तो ऑलराउंड रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर आते हैं मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान के हैं। तो ये आपको कंट्री वाइज याद करना है कि कौन कौन से कंट्रीज थे और कौन सी रैंकिंग में थे। तो ये था सारा वनडे सीरीज का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे T20 सीरीज का। किसका? T20 सीरीज का। तो T20 सीरीज में यदि टीम रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंकिंग पर आता है। और यदि बल्लेबाज रैंकिंग की बात की जाए तो बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर आता है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के थे। बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के थे। गेंदबाज रैंकिंग की बात की जाए यदि गेंदबाज रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट स्थान पर आते हैं राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। कहाँ के? अफगानिस्तान के राशिद खान है, जो गेंदबाज रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर आते हैं। और उसके अलावा यदि ऑलराउंड रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट स्थान पर आते हैं मोहम्मद नबी, जो कि अफगानिस्तान के हैं। ये आपको कंफ्यूज करने वाले लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ से 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो CGL का हो, चाहे CPO का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, जो भी एग्ज़ाम होगा 2020 में, उसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना, ठीक है। अब यदि महिला रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें महिला रैंकिंग में यदि वनडे सीरीज़ की बात करें, महिलाओं की वनडे सीरीज़ की बात करें तो टीम रैंकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर आता है स्टेफनी टेलर। और स्टेफनी टेलर कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज़ के थे। स्टेफनी टेलर कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज़ के थे, जो कि वनडे सीरीज में बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर थी। उसके बाद यदि गेंदबाज रैंकिंग की बात की जाए तो गेंदबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है कौन? जेस जोनासन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। और यदि ऑलराउंड रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पर है एलिस पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। और यदि T20 सीरीज़ की बात की जाए महिलाओं में, तो महिलाओं में T20 सीरीज़ की बात करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर कि जो टीम रैंकिंग थी उसमें फर्स्ट पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया। बल्लेबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है बेथ मुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। कौन है? बेथ मुनी। और यदि गेंदबाज रैंकिंग की बात की जाए तो गेंदबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर है सोफी एक्सलेस्टन, जो कि इंग्लैंड के हैं।
गेंदबाज रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? सोफी एक्स लेस्टन है, जो कि इंग्लैंड के हैं। और ऑलराउंड रैंकिंग की बात की जाए तो ऑलराउंड रैंकिंग में है फर्स्ट पोजीशन पर सोफी डिवाइन, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन 100% आएगा, और ध्यान रखना एक क्वेश्चन यदि 50-60 लाइन से आ रहा है, 20-30 शब्दों से आ रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे विलियम किर्क इंग्लिश, जिनका प्रेजेंट टाइम में निधन हो गया है। कौन थे? विलियम किर्क इंग्लिश एक वैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया। उसके बाद यदि बीसीसी, अगला क्वेश्चन बनता है कि बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। उसके बाद बात की जाए यदि स्वच्छ भारत क्रांति, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च की थी। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की थी? गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च की थी। और उसके बाद बात की जाए यदि मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो वहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट डेज की। पहला इम्पोर्टेंट डेज है 3 अगस्त, जिसको हम विश्व संस्कृत दिवस बोलते हैं। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, और 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए। और चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो, जिससे आपको PDF मिल जाए। तो ठीक है, थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे वाले लाइव सेशन में, करंट के लाइव सेशन में। ओके, बाय।